बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार न्यूज़ की शुरुआत आज सबसे पहले करेंगे कि बिहार में बिजली दर सस्ती हुई है, यानी कि बिजली का जो रेट है वह कम हो गया है। जी हाँ, ये जानकारी सरकार ने दी है। आपको बता दूं कि इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे की कमी आई है। बिहार की नीतीश सरकार ने कहा कि आम लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने कहा कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में 15,343 करोड़ का अनुदान दिया गया, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत मिली है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई है और इस हिंसा घटना मामले पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता ने कहा कि औरंगजेब एक आक्रामक हमलावर था जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी कब्र को या फिर मुर्दे से छेड़छाड़ की परंपरा नहीं, ऐसा रामायण और महाभारत में भी वर्णित है। जब वहीं पर नागपुर हिंसा की घटना में वीएचपी और बजरंग दल पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी सांसद मनोज झा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी दंगा होगा और उसकी पड़ताल होगी तो यही लोग नजर आएंगे। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। जब उनके मिजाज की सागरित चरित्र के इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छिपेगी। दोस्तों बिहार विधानसभा में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच पहले इशारों कुछ बातचीत हो गई। वहीं सदन से बाहर निकलते ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला। तेजस्वी यादव सदन से बाहर निकलते ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नाक के नीचे अपराधी पटना में करोड़ों की लूट कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी का पैर छूने से कुछ नहीं होगा, बिहार को पैर पकड़वा सीएम नहीं चाहिए। दोनों उप मुख्यमंत्री कहां गायब हैं? जब दोनों उप मुख्यमंत्री को सिर्फ लालू जी और फिर तेजस्वी को गाली देने आता है, जब सीएम को बस अपना कुर्सी की चिंता है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में मक्के के 20 अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक हस्तांतरित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के दौरान बिहार के साथ सौतेले व्यवहार किया गया और बिहार को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि 2 दिन पहले उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने बीजेपी और फिर एनडीए से पूछा है कि बिहार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राज करने के बाद भी बिहार में सुई का एक कारखाना तक नहीं खोला गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी बेखौफ होकर के राजधानी पटना में करोड़ों की लूट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति से मतलब है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक भी टेक्सटाइल पार्क बिहार को नहीं मिला, उल्टा जो यहाँ था उसे भी कर्नाटक भेज दिया गया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार में शामिल जेडीयू की भी इसमें भूमिका है और बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों नीतीश राज में भ्रष्टाचार को सदाचार मान लिया गया है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के आरोपियों से हमदर्दी हो गई है। तभी तो मंत्री से लेकर के अधिकारी सब मौन है या फिर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री मौन क्यों हो जा रहे हैं? सवाल सुनकर के क्यों भाग रहे हैं? जी परिवहन विभाग के मंत्री के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल बात यह है कि परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी से विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी सेवकों को बचाने के संबंध में सवाल पूछा गया। यह सवाल सुनते ही मंत्री शीला कुमारी अवाक रह गई। यह सवाल का लाइन खत्म होने से पहले ही वह समझ गई, लिहाजा गाड़ी का शीशा बंद करके निकलने की कोशिश करने लगी। कहने लगी कि बाद में बात कर लेंगे, अभी जल्दी में। हाँ, आप समझ सकते हैं नीतीश राज में क्या हो रहा है। यहाँ पूरा सिस्टम बेपटरी हो गई है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री वे भी जेडीयू कोटे से उनका भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह बंद हो गया है। ऐसे में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बातें सिर्फ और सिर्फ
भाषणों में ही सीमित रह गई है। दरअसल बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर परिवहन विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी यानी कि DTO बनाए जाते हैं। DTO के खिलाफ भ्रष्टाचार केस पर सामान्य प्रशासन विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, पर परिवहन विभाग अपने कर्मियों अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता। भ्रष्टाचार केस में निलंबन की फाइल को दबा करके बैठ जाता है। उदाहरण के लिए समझे तो नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी के ठिकानों पर 7 मार्च 2025 को छापेमारी हुई, जब सरकार ने 10 दिनों बाद 17 मार्च को आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। परिवहन विभाग का खेल देखिए, यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी अपने 2 प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को 3 से 4 सालों बाद भी सस्पेंड नहीं किया है, जब आज भी दोनों आरोपी सुशासन को ठेंगा दिखा करके आराम से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। दोस्तों, भाजपा विधायक संजय सरावगी जब तक विधायक रहे, इनके सवालों से सरकार असहज होती रही। जब मंत्रियों को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। संजय सरावगी अब मंत्री हैं, जवाब देने में बार बार घिर जा रहे हैं। आज विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी को जबरदस्त रूप से घेर लिया। मंत्री जी को जवाब देते नहीं बन रहा था। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद में आज पटना जिले के 2 अंचल अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठी, जब सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के सदस्यों ने बिहेटा और फिर संपतक अंचल के अंचल अधिकारियों के खिलाफ सवाल उठाया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने जवाब दिया कि हमने DM पटना को पत्र भेजा है कि दोनों अंचल अधिकारियों से शो कॉज पूछ करके अपने मंतव्य के साथ रिपोर्ट भेजें, इसके बाद विभाग समीक्षा करेगा। इससे कम समय में सरकार और क्या कार्रवाई कर सकती है। वहीं पर भाजपा विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा है कि मंत्री जी ये बताएं, 15 दिन पहले आपको सवाल किया गया, आपने इंक्वायरी सेटअप क्यों नहीं किया? जवाब देने का समय आया, उसके 1 दिन पहले आपने जांच बिठाई। जब आपका रिपोर्ट जिस दिन आएगा तब सदन में जवाब दें। हम सभापति से अनुरोध करेंगे कि इस सवाल को स्थगित किया जाए। जिस दिन मंत्री तय करेंगे कि हम जवाब देंगे, उस दिन इस सवाल को रखा जाए। इस पर मंत्री ने कहा है कि प्रश्नों को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है, हम तो स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। पर भाजपा सदस्य नवल किशोर यादव ने सभापति से कहा कि अगर इस तरह से होते रहा तो फिर उत्तर कबूतर की तरह उड़ जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब के कब्र विवाद को लेकर के हिंसा भड़क गई। इस दौरान दंगाइयों ने 12 बाइकें, कई कारें, एक JCB मशीन को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 DCP भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने दंगे के आरोपी में 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की भड़काऊ बयानबाजी की वजह से नागपुर में हिंसा हुई है। पुलिस ने अभी तक औरंगजेब की तस्वीर जलाने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि BJP के कुछ लोग लगातार नफरत फैलाने वाला बयान दे रहे हैं। वह इस तरह के मुद्दे उठाकर के महाराष्ट्र की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में पंचायती राज विभाग के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत अब इन जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए मासिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो सीधे उनके खातों में PF SMS के माध्यम से किया जाएगा। इस कदम से पारदर्शिता और फिर तत्परता सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दूं कि मुखिया के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार सरकार ने मुखिया के मानदेय 5,000 रुपये प्रति माह तय किया है। जब मुखिया ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जो पंचायत की विभिन्न गतिविधियों और फिर विकास कार्यों की निगरानी करता है। अब इसे मिलने वाला भत्ता मुखिया के कार्यों को और भी अधिक गंभीरता और फिर जिम्मेदारी से निभाने में सहायक होगा। वहीं पर उप मुखिया के बारे में अगर बात की जाए तो उप मुखिया को 25 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। जब उप मुखिया ग्राम पंचायत की गतिविधियों में मुखिया का सहायक होता है और कभी कभी मुखिया की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की जिम्मेदारी भी निभाता। वहीं पर वार्ड सदस्य के बारे में अगर बात किया जाए तो वार्ड सदस्य का मानदेय यानी कि मेंबर, जो कि वार्ड सदस्य वार्ड का मेंबर होता है, उनका मानदेय महीना उसको मात्र 800 रुपये प्रति माह मिलता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं और वार्ड सदस्य
उनके प्रतिनिधि होते हैं। वहीं पर सरपंच के बारे में बात की जाए तो सरपंच का मानदेय भी 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है। यह सरपंच ग्राम पंचायत समिति का प्रमुख होता है और फिर गाँव के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, ग्राम सड़क आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं। वहीं पर उप सरपंच के बारे में अगर बात की जाए तो उप सरपंच को भी 25 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। जहाँ उप सरपंच का कार्य सरपंच के साथ मिलकर के ग्राम पंचायत की गतिविधियों को संचालित करना होता है। वहीं पर पंच का मानदेय 800 रुपये प्रति माह किया गया है। इसका काम स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करना और निर्णय लेना होता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और स्पीकर नंद किशोर यादव के बीच बुधवार को बिहार विधानसभा में इशारों वाली बात भी हुई है और फिर विनोदपूर्ण संवाद भी हुआ है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। उन्होंने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए तेजस्वी यादव से पूछा कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार का इशारा देख करके तेजस्वी हंस दिए। दोनों के बीच आंखों में हुई इस बातचीत के दौरान सीएम नीतीश के बगल में ही मंत्री विजय चौधरी बैठे थे। वे दोनों के इशारों वाली बातचीत को देखकर के मुस्कुराते रहे। वहीं पर एक सवाल को लेकर के विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। दरअसल हाजीपुर में सड़क निर्माण को लेकर के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के जवाब से तेजस्वी यादव असंतुष्ट दिखे। इसे लेकर के दोनों के बीच हल्की बहसबाजी भी हुई। जब तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में जो सड़क बनाने के लिए पास हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। इस पर विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 10% काम हो चुका है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर असंतुष्ट जाहिर किया। इसे लेकर के विरोधपूर्ण अंदाज में स्पीकर नंद किशोर यादव ने तेजस्वी से कहा कि बढ़िया है, पटना में रहता है, वहां रहता तो लड़ लेता। इस पर तेजस्वी भी हंसने लगे। जब वह फिर से सदन में खड़े हो गए और कहा कि हाजीपुर में रोड रहेगा तब ना वहां के लोग यहां आएंगे। दोस्तों, बिहार के मानियों को पटना में अपना घर मिलेगा। जी हाँ, बिहार विधान परिषद में कल एक स्वर से ये मांग उठाई गई है। सभापति ने भी इसमें सहमति दे दी है। यह सिर्फ सहमति ही नहीं दी बल्कि सरकार से आग्रह किया है कि सदस्यों को घर मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद राजधानी में घर नहीं होने पर बेटा बेटी ताने मारता है। सभापति ने सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और फिर वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी से कहा कि आप लोग इसमें हस्तक्षेप करिए, राजधानी पटना में सदस्यों के लिए घर दिलाने में मदद करिए, क्योंकि विधायकों, विधान पार्षदों को भाड़े पर घर नहीं मिलता है। यह ऐसी छवि बन गई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी जमीन उपलब्ध कराने की है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता की गाड़ी कमाई लूट करके भ्रष्टाचार के नायक बनने वालों ने बिहारी शब्द को गाली बना दिया है। जब न्यायालय ने उन्हें दोषी साबित कर दिया, जब फिर भी उनके भ्रष्टाचार को पीछा नहीं छोड़ते और फिर इसे चरम सीमा पर पहुंचाते हैं। जब विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वे ईमानदारी से बताएं कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला महलों का राजा कैसे बना। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ये बिहार के लिए अभिशाप है। अपराध और फिर भ्रष्टाचार, ये दोनों ही अभिशाप बिहार को लज्जित करते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हिम्मत है कि बताया जाए कि इन अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ को लेकर के जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव ने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को घोटाले में फंसा लिया है। वहीं पर लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर के आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चुनाव के समय ईडी की टीम लालू परिवार को टारगेट करते रहती है। दोस्तों, बिहार बजट सत्र के दौरान सदन में शराबबंदी को लेकर के फिर से बहस छिड़ गई। आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत ने शराबबंदी की असफलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है और अगर सरकार से ये नहीं हो पा रहा है तो फिर इसे खत्म कर देना चाहिए। इस दौरान आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत ने मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा को खुली चुनौती दे दी और कहा कि आप मेरे साथ बाइक पर बैठ के मेरे गाँव चले, वहाँ शाम को एक घर के नीचे आपको 1000 मोटरसाइकिल मिलेगी जिस पर शराब लेकर के लोग जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सदन आना छोड़ दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने समर्थन दिया था कि शराबबंदी का, ताकि महिलाओं को आराम मिले। उनके पति शराब पी करके घर जाते थे, लेकिन आज क्या हालात है जब सब जानते हैं गरीब ही लोगों को फंसाया जाता है। जहां हम अनुरोध करते हैं कि आपकी पुलिस अगर सक्षम नहीं है तो फिर शराबबंदी कानून समाप्त करें। वहीं पर उन्होंने कहा है कि गुजरात की तरह शराबबंदी लाए, हम अब इस पाप के भोगी नहीं बन सकते।
दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां पर पार्टियां चुनावी तैयारी कर रही है, वहीं पर दूसरी ओर नेता भी अपनी सीट खोजने लगे हैं। कौन सीट किसके लिए फिट बैठेगा, ये सोचा जाने लगा है। खबर है कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने ये दावा किया है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनीष कुमार वर्मा सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं। मनीष कुमार वर्मा का जन्म बिहार शरीफ के खंडकपर में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे, जो खुद मनीष वर्मा IAS रहे हैं और अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी बधाई दी है। जो सोशल मीडिया पर लिखे बधाई संदेश में कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, KC वेणुगोपालन जी को मेरा धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा रखते हुए बिहार जैसे बड़े राज्य की कमान सौंपी थी। मैं राजेश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस पार्टी एक नई ऊंचाइयों की बुलंदी तक जाएगी। यह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले ये बदलाव किया है और फिर एक दलित चेहरे पर अपना दांव खेला है। कांग्रेस का ये दांव पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की तरह भी इशारा करती है। जिस तरह से कन्हैया कुमार की यात्रा को समर्थन मिल रहा है, पार्टी को पूरी उम्मीद है कि दलित चेहरे के सहारे पार्टी बिहार में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि राजेश राम औरंगाबाद के कुटुंबा से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए हैं। साथ ही साथ पार्टी में उनकी अच्छी छवि भी रही है और गुटबाजी की राजनीति से दूर को खुद को अलग रखते हैं। यही कारण है कि पार्टी आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। दरअसल बात यह है कि एक दिन पहले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह को हटा दिया गया है। अब राज्यसभा के सांसद अखिलेश सिंह की जगह विधायक राजेश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में 27,000 खाली पड़े पदों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि ये भर्ती चरणों में पूरी की जाएगी। आपको बता दूं कि 17,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जबकि अतिरिक्त 10,000 पदों के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC से अनुरोध भेजा गया है। इस प्रयास से योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति में मदद मिलेगी और फिर बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी दूर होगी। दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से ED कल पूछताछ की है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के ED ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अधिकारियों ने उनका हालचाल लिया। ED के अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए रूम में बिठाया और उनसे उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करवाए। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा कि आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी, चाय या कॉफी लेंगे। वहीं पर इस पर लालू प्रसाद यादव ने भोजपुरी अंदाज में ED के अधिकारियों को जवाब देते हुए कहा कि ठीक बानी। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि पूछताछ की प्रक्रिया सिर्फ लालू प्रसाद यादव के साथ रही है। जब लालू प्रसाद यादव का हालचाल लेने के बाद ED के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार ED के अधिकारी सवालों की लंबी लिस्ट लेकर के लालू प्रसाद यादव से सवाल किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव से उनके पास जमीन आने की स्रोत को लेकर के सवाल पूछा गया। वहीं पर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ को लेकर के ED ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ED ऑफिस के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के ED दफ्तर पहुंचे बाहर RJD समर्थकों का जमावड़ा लग गया। ED दफ्तर के बाहर मौजूद RJD समर्थक लालू प्रसाद यादव के समर्थन में अपनी बात कहते दिखे। दोस्तों, बिहार विधानसभा में कल शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ मामला विपक्ष के द्वारा सदन में उठाया गया, जहां कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शराबबंदी की पूरी तरीके से फेल बताते हुए सरकार को धो डाला। तो वहीं पर RJD विधायक कुमार सर्वजित ने शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की मांग कर दी। दरअसल बिहार विधानसभा में कल शराबबंदी कानून को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के अंदर सबसे पहले कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। नीतू सिंह ने कहा कि सदन के अंदर अगर किसी को शराब चाहिए तो फिर 1200 के बदले 2400 रुपए दें और होम डिलीवरी करवा लें। उन्होंने कहा है कि 2016 में महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू हुई थी, लेकिन आज क्या हाल है सभी लोग जानते हैं। इससे अच्छा है कि सरकार उन लोगों को जेल से छुड़वाएं जो शराब पीकर के अंदर गए हैं।
दोस्तों, बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। जहां प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने सदन में न्यूनतम मजदूरी दर पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि समय समय पर अस्थायीकरण की मांग उठाते रहते हैं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी जल्द ही कक्षा 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2025 मार्च के आखिरी सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इस साल 12,92,313 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया और फिर वे अब बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इस बार टॉपर्स के लिए खास सौगात लेकर के आया है, जिसके तहत उन्हें अब दोगुना इनाम और फिर राशि दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल बिहार बोर्ड ने टॉपर्स को मिलने वाली पुरस्कार राशि को दुगना कर दिया है। अब 12वीं और फिर 10वीं दोनों कक्षा के टॉपर्स को पहले से ज्यादा इनाम मिलेगा। जब पहले स्थान पर यानी कि बिहार फर्स्ट करने वाले छात्रों को 2 लाख रुपए और 1 लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल मिलेगा। वहीं पर सेकंड करने वाले यानी कि दूसरे स्थान वाले छात्रों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो पहले 75,000 रुपए थे। वहीं पर तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। चौथे से 10वें स्थान तक के छात्रों को 30-30 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इस बदलाव से छात्रों को पढ़ाई के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शाम को संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बैठक के दौरान बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह बैठक में कहा कि इसी महीने मार्च में वे 2 दिन यानी कि 27 और 28 मार्च के दौरे पर बिहार आएंगे। यानी कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अमित शाह बिहार आने वाले हैं। वे 27 और 28 मार्च को बिहार आएंगे। उसी दौरान वे बीजेपी नेताओं के दोस्तों, बिहार में सोशल मीडिया पर हो या फिर ग्राउंड लेवल पर हो, अश्लीलता समाज को बर्बाद कर रही है। यह अश्लीलता समाज की उन गंदगियों में से एक गंदगी है जो इसको बर्बाद करने में काफी है। अब इसको लेकर के बिहार पुलिस सतर्क हो गई है। जब बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अश्लीलता के खिलाफ सभी को मिलकर के आगे आना होगा। जब उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है कि अब बिहार में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी जिस तरह से अश्लीलता फैलाई जाती है या फिर फैलाई जाएगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर बुजुर्ग अश्लील फिल्में देखते हैं या फिर डांस करते हैं, डांस देखते हैं, तो फिर उनके बच्चे तो गलत काम करेंगे ही करेंगे। इसलिए बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। आपको बता दूं कि अश्लीलता के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त हो गई है। जहां अश्लील गाने बजाने और फिर उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की पूरी प्लानिंग पुलिस ने कर दी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार पुलिस मुख्यालय में उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डीजीपी विनय कुमार, बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा और समेत पुलिस विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जब डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि समाज में फैली अश्लीलता के खिलाफ सबको मिलकर के आगे आना होगा। तिलक जैसे कार्यक्रम में वल्गर गाने पर नाच हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है कि उस क्षेत्र के लोग सुनना चाहते हैं। जब महिलाएं अगर घर से बाहर निकल करके ऐसे गाने बजाने पर रोक लगाने की बात करें तो फिर सब बंद हो जाएगा। जब कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पर नोट सटा रहा है, ऐसी घटनाएं किसी भी रूप से छबे नहीं है। जब महिलाओं को खुद ही आवाज उठानी चाहिए। अब घर के बूढ़े जब नाच गाना देखेंगे तो फिर उसके बच्चे गलत काम करेंगे ही, लड़कियों के साथ घिनौना काम करेंगे ही। जब सबसे जरूरी है सबकी सोच को सही करना। जब हाल के दिनों में कई महिलाओं के ऐसे कॉल आए हैं कि मुझे डांस या फिर किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है लेकिन वहां पर असहज हूं, इस वजह से मुझे यहां से निकाला जाए। जब पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ने कहा कि आज के समय में पेरेंटिंग एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, लेकिन ये गार्जियन का काम है कि इन पर नजर रखें। जब सरकार की तरफ से 35% आरक्षण दिया जा रहा है, जब 27,000 महिला पुलिसकर्मी काम कर रही है, जल्द ही इसमें और जुड़ जाएगी। इसके बाद महिला भागीदारी में हमारे आसपास भी कोई भी राज्य नहीं दिखेगा। वहीं पर बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने कहा कि भोजपुरी गानों की अश्लीलता के कारण बिहार बदनाम हो रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अब से ऐसे गाने ना देखेंगे और ना ही देखने देंगे और ना सुनेंगे और ना ही सुनने देंगे। दोस्तों,
बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। जब बिहार सरकार इस साल हजारों सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है, जब सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। किन पदों पर भर्ती होगी हम आपको अभी बताने हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन, ग्रामीण विकास, बिजली और फिर नगर निगम जैसे कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। इनमें शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, नर्सों, इंजीनियरों, क्लर्क और फिर अन्य प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। मीडिया सूत्रों का कहना है कि बिहार सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने जा रही है। इन विभागों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य कर और फिर समाज कल्याण प्रमुख रूप से शामिल है। दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनसे पूछा गया सवाल किया गया कि बिहार में एनडीए में शामिल सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वह बिहार में नहीं होगा। नेतृत्व एकनाथ शिंदे का था, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, क्या ऐसा बिहार में भी हो सकता है? इस पर उन्होंने कहा है कि ये परिस्थिति 2020 में बिहार में पहले ही आ चुकी थी। बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक थे जेडीयू से, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना वादा पूरा करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन की राजनीति में विश्वास बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में गठबंधन के चुनाव में जाने से पहले जो वादे किए जाएंगे उसको गठबंधन जरूर निभाएगा। वहीं पर जब चिराग पासवान से पूछा गया कि बीजेपी ये कहने से बच रही है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग खुले मन से कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव परिणाम के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और फिर जेईई नीट यूजी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बढ़िया मौका है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने सुपर 50 यानी कि सुपर 50 प्रोग्राम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 26 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम साल 2025 से 27 और फिर साल 2025 से 26 एकेडमिक के सेशन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए आईआईटी, जेईई और फिर एनईटी की मुफ्त आवासीय एवं गैर आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। अगर आप भी जेईई नीट यूजी की तैयारी करना चाहते हैं और फिर कोचिंग के पैसे नहीं हैं तो फिर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboard.online.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर किन छात्रों को मुफ्त में जेईई नीट यूजी की कोचिंग मिलेगी। तो आपको बता दूं कि जेईई नीट यूजी की मुफ्त कोचिंग की ये सुविधा बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर जैसे सहित 9 प्रमंडलीय जिलों के छात्रों को मिलेंगे। जब बीएसईबी, सीबीएसई और फिर आईसीएसई की बोर्ड के छात्र जो कि वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं और बीएसईबी से एफिलिएटेड स्कूलों में कक्षा 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आवेदन के लिए योग्य हैं। कक्षा 11वीं में पढ़ रहे बीएसईबी के छात्र भी इस मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने वंचित और फिर पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण आवंटित करने के फैसले के लिए तेलंगाना कांग्रेस सरकार को बधाई दी है। मुकेश सहनी के अनुसार ये कदम इन समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जनसंख्या मैट्रिक पर आधारित इस आरक्षण मॉडल को देश भर में अपनाने की जोरदार अपील की है। इससे जरूरतमंद लोगों को न्याय और फिर समान अवसर प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी। मुकेश सहनी ने बिहार के नागरिकों को आश्वासन दिया है कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो फिर वे राज्य के वंचित और फिर पिछड़े समुदाय के लिए न्याय और फिर आरक्षण के अधिकारों को प्राथमिकता देंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान जाति आधारित जनगणना के जरिए आरक्षण के विस्तार की कोशिश की गई थी। दोस्तों, बिहार में बर्ड फ्लू एक भयंकर कहर बरपा रहा है। बिहार के भोजपुर जिले के हरहंगी गांव में पिछले 2 दिनों में करीब 20 कौवों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गया है। हालांकि अधिकारियों ने बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार किया है। जब भोजपुर के पशुपालन एवं मत्स्य अधिकारी डॉक्टर दिनकर दिवाकर ने
इस अमानवीय घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मृत कौवों के शव गांव के बाहरी इलाकों में एक सागौन के बागान में मिले हैं। डॉक्टर दिवाकर ने कहा है कि हमने मृत कौवों के सैंपल एकत्रित करके कोलकाता स्थित लैब में भेज दिया है जांच करने के लिए। जांच करने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगाने की मांग कर दी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि इन दोनों संगठनों के लोग गुंडे हैं, अजय इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अजय इससे देश की अर्थव्यवस्था और फिर प्रगति प्रभावित हो रही है, जिस सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि बजरंग दल और फिर विश्व हिंदू परिषद को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये देश की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आर्थिक प्रगति खतरे में पड़ रही है। आपको बता दें कि नागपुर में 17 मार्च को दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद शहर के 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जहां एफआईआर के मुताबिक उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और फिर उपद्रवियों ने शहर में आगजनी की और फिर जमकर के तोड़फोड़ की। पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए 6 जिलों के 29 प्रखंडों के 250 से अधिक गाँव में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस संदर्भ में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करना इस महत्वपूर्ण परियोजनाओं को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। यह सरकार पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे का काम समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे न केवल बिहार की सड़क नेटवर्क को मजबूत करेगा, बल्कि सीमांचल क्षेत्र के विकास को भी नई गति देगा। वहीं पर मंत्री नितिन नवीन के अनुसार 281 किलोमीटर की कुल लंबाई वाला ये एक्सप्रेसवे बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क विकास परियोजनाओं में से एक है। ये NH-22 वैशाली से शुरू होगा और फिर समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा जिलों से गुजरते हुए NH-27 पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर पर चांद भाटी पूर्णिया तक जाएगा। इसका निर्माण हरित क्षेत्र मानचित्र पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं पर नितिन नवीन ने बताया है कि एक्सप्रेसवे के लिए वैशाली के 6 ब्लॉक, समस्तीपुर के 8 ब्लॉक, दरभंगा के 2 ब्लॉक, सहरसा के 5 ब्लॉक, मधेपुरा के 2 ब्लॉक और फिर पूर्णिया के 6 ब्लॉक में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। दोस्तों, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति का सीधा संदेश ये जा रहा है कि पार्टी अब राजद के साथ बराबरी की हैसियत में बात करेगी। जहां नए प्रभारी अल्लावरू ने 2 मार्च को पटना में घोषणा की थी कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, जब पार्टी जनता की ए टीम बनकर के चुनाव लड़ेगी। अल्लावरू के इस दावे के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 बड़े निर्णय किए हैं। जब पहले कन्हैया कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर अलख जगाने के लिए जनता के बीच भेज दिया, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष को हर बदल दिया। केंद्रीय नेतृत्व के ये निर्णय उन कांग्रेसियों को उत्साहित कर रहे हैं जो ये मानकर शिथिल हो गए थे कि राजद की कृपा से ही उनका भला हो सकता है। जब वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजित शर्मा ने 5 मार्च को ही संकेत दे दिया था कि पार्टी राजद की हर हाँ में हाँ नहीं मिलाने जा रही है। अजित शर्मा ने कहा था कि महागठबंधन के विधायक ही मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। ये राजद की उस घोषणा के विरुद्ध है जिसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। यह कृष्ण अल्लावरू कांग्रेस के पहले ऐसे प्रभारी हैं जिन्होंने अब तक बिहार यात्रा में लालू प्रसाद यादव से मिलना जरूरी नहीं समझा। या टेलीफोन पर भी दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है। वहीं पर AICC के पूर्व सदस्य किशोर कुमार झा कहते हैं कि बराबरी से बातचीत करने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस लालू प्रसाद को बताएगी कि हम एक दूसरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं। सम्मान के साथ सहयोग की भावना ही दोनों के लिए लाभकारी है। जब वैसे आम कांग्रेसियों के नेतृत्व में मनसा की भनक पहले से लग गई थी। वहीं पर अल्लावरू को प्रभारी बनाने के बाद कन्हैया कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर के नेतृत्व ने यह भी संकेत दिया था कि कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की सुविधाओं का ध्यान रख करके नहीं चलेगी। कन्हैया और तेजस्वी ने कभी मंच शेयर नहीं किया है। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद पत्नी ने पति और फिर बच्चे को छोड़ करके प्रेमी संग शादी कर रचा ली। जब पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। जब नालंदा जिला के शेखपुरा डीह निवासी पंकज कुमार की शादी साल 2020 में चोर बिघा गाँव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही
उसकी पत्नी ने नर्सिंग की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। जब पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए पंकज ने अपनी जमीन बेच दी और ग्वालियर के एक नर्सिंग कॉलेज में नामांकन करवा लिया। जब उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बनेगी और परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट क्लिनिक में नौकरी शुरू की, जबकि पंकज पुणे में कुरकुरे फैक्ट्री में काम करने लगा। दोनों की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन इसी बीच 3 फरवरी 2024 को अचानक पंकज की पत्नी गायब हो गई। जब पहले तो पंकज को किसी अनहोनी का शक हुआ, लेकिन जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो फिर सच्चाई सामने आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब पुलिस जांच में सामने आया है कि पंकज की पत्नी नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के आत्मगांव निवासी टिंकू सिंह के साथ अंगारी मंदिर में शादी कर चुकी है। जब पुलिस ने उसे बरामद करके अदालत में पेश किया तो फिर उसने बयान दिया कि उसकी शादी जबरन करवाई गई थी और वह पहले से ही टिंकू सिंह से प्रेम करती थी। इस पूरे घटनाक्रम से पंकज पूरी तरीके से टूट चुका है। उसने जिस महिला को सफल बनाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, उसी ने उसे धोखा दे दिया। पंकज ने कहा कि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ताकि मेरी पत्नी आत्मनिर्भर बन सके और हमारा भविष्य सुधर सके, लेकिन उसने मुझे और फिर हमारे बच्चे को ही छोड़ दिया।